वैसे तो इस गली को लोग बदनाम गली के नाम से जानते हैं। तवायफों के कोठे इस गली में, और सालों साल से राज घराने के समय से ये तवायफों का जो यहाँ पे कोठे सजते थे, वो राज घरानों यानी कि राजा जो थे बेतिया राज, उन्होंने इनको बसाया था। हम इस बदनाम गली में रहने वाले उन तवायफों का दर्द जानेंगे, क्योंकि वोट ये भी करते हैं, सांसद ये भी चुनते हैं, और जो पश्चिम चंपारण की जनता का मिजाज जानने के बाद मुझे ये लगता है कि जो तवायफ है उनका दर्द क्या है। किसी जमाने में जहां बेली के फूलों की खुशबू महका करती थी, जमींदारों की महफिल सजती थी, कानों में पाजेब के घुंघरुओं की झनकार और तबले की थाप से समा बंध जाता था। वहां अब न तो महफिलें सजती हैं और न ही उनके कदरदान रह गए हैं। अब इस गली को बदनाम गली के नाम से जाना जाता है। यहां आने वाले शख्स को शक की निगाह से देखा जाता है। यहां रहने वालों को समाज में दोयम दर्जे का माना जाता है। इस तवायफ मंडी के लोग नाच गाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तवायफों की बेटियां गुजारा करने के लिए स्टेज प्रोग्राम करने लगी हैं। ये लोग भी वोटर हैं, वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि चुनने में सहयोग करते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। सालों से ये तंग गलियों में लोगों की नजरों से दूर गुमनामी में जीने को मजबूर हैं। इनके मन में भी टीस है कि इन्हें सिर्फ चुनाव के दौरान ही याद किया जाता है। तकलीफ है, ये आता है लोग, पुलिस आ गया तो बंद हो जाता है। क्या तो अब तो नाच गाना में भी डिस्टर्ब होता है, मुजरा करने में डिस्टर्ब होता है। बाकी क्या है, रह गया इलेक्शन आता है, वोट दीजिए, वोट खाली लीजिए, दीजिए लीजिए दीजिए, उतना ही रह गया। उसके बाद कोई कुछ काम नहीं है। सरकार कभी ताकता नहीं है, नहीं कभी देखता है कैसे यहाँ के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। बदनाम गली, पहले लोग इनको तवायफ मोहल्ला कहते थे। चाहती तो बहुत है कि हम लोग के लिए भी कुछ सरकार करे, है ना। जो इस माहौल में है वो कोई काम करे या उसके बच्चे को नौकरी मिले, या लेकिन ये कुछ नहीं है। क्या तो आपके सांसद, आपके सरकार काम करती है आप लोग के लिए? कुछ नहीं करती है सरकार, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है और न कभी करेगा। ये इधर सरकार तक भी नहीं करती। हमेशा हम लोग जब इलेक्शन पड़ता है वोट देते हैं। बेतिया राज में इन तवायफों की बड़ी कदर हुआ करती थी। आमतौर पर लोग शादी विवाह में इन्हें ले जाया करते थे। लोग बैठकर इनका मुजरा बड़े शौक से देखा करते थे। समाज में भी इन्हें सम्मान दिया जाता था। राजा महाराजा अपने बच्चों को तवायफों के कोठे पर अदब सीखने के लिए भेजा करते थे। ये तवायफें नवाबजादों को तहजीब सिखाती थी, उनके अंदर संस्कार के बीज बोती थी। नवाबजादे अपने साहबजादों को कोठे पे अदब सीखने के लिए भेजा करते थे, लेकिन किस्मत या तकदीर की बात कहिए, हालात ने इस तरह से करवट ली कि ये सब कुछ समाज के लिए करने के बावजूद भी आज समाज में उतनी ही बुरी निगाह से देखे जाते हैं कि महज चंद लम्हों के लिए इनसे काम निकाला जाए और फिर इन्हें लात मार दिया जाए। समय के साथ यहाँ सब कुछ बदल चुका है। अदब वाली जगह अब बदनाम गली बन गई है। यहाँ रहने वाली महिलाओं को समाज में नीच नजरों से देखा जाने लगा है। इन्हें समाज में सम्मान चाहिए, इन्हें इनके बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आम लोगों को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि ये भी वोटर हैं। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेती हैं। नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाली इन महिलाओं के मन में टीस है
कि सालों से महापर्व में भाग लेने के बाद इनकी समस्याओं का किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा और सम्मान इनके लिए मुख्य चुनावी मुद्दा है। इससे क्या आपको लगता है कि आपने वोट किया तो उसका फायदा आपको मिला हो? कोई भी फायदा नहीं हम लोगों को। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये कि हम लोग अपना कमाते खाते फिर भी दूसरे को दिक्कत है। हम लोग घर में कभी भी गुंडा बदमाश चढ़ के हम लोग को कुछ बोल के चला जा रहा है। सरकार या प्रशासन की तरफ से हम लोग को कोई भी ऐसा सहायता नहीं मिला है, तो फिर भी हम लोग अपना कमाते खाते हैं तो बेवजह से हम लोग को मारने पीटने के लिए धमकी देती है। हम लोग तो एक तो दूर प्रदेश से आते हैं यहाँ कमाने के लिए, मगर फिर भी यहाँ का लोग हम लोग को नहीं देता जीने के लिए। पश्चिम चंपारण का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बेतिया राज के शासकों ने काफी उथल पुथल और परेशानियों के बाद भी राजघराने के कार्यकाल को स्वर्णिम और गौरवशाली बनाए रखा। बेतिया में मीना बाजार इसका उदाहरण है। बेतिया राज में बना ये बाजार 100 साल से पुराना है। यहाँ 2000 से ज्यादा दुकानें हैं। ये बाजार इलाके के लोगों की हर जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन आज इसकी हालत बदतर हो चुकी है। किसी का इस और ध्यान नहीं है। यहाँ के हालात बदतर हो चुके हैं। इससे अच्छा का विकास चाहिए कि आप फुट पानी में खड़े हुए हैं, उतना अपना देखिए थोड़ा सा वही कह रहे कि हैं पानी में खड़े हुए हैं। विकास इतना अच्छा हुआ है कि आप पानी में कुछ खड़े हुए हैं। क्या होना चाहिए? विकास चाहिए। रोड पर जो चल रहा है पब्लिक को सुरक्षित चलना चाहिए। थोड़ा पानी हो गया तो फिर पानी लग जाएगा पूरा। देखिए आपका सामने एक पानी बासा हुआ नहीं है, पानी लग गया। पानी रहेगा, पानी नहीं हटेगा। नाला पूरा जाम है, नाला पूरा फुल है। 1 घंटे में पूरा विकास है। हाँ, तो यही विकास है, आपका सामने लुक रहा है। कभी शहर के गौरव रखे मीना बाजार की सूरत अतिक्रमणकारियों ने बिगाड़ दी है। उत्तर बिहार के सबसे पुराने मार्केट कॉम्प्लेक्स की 90% दुकानों का नक्शा अतिक्रमणकारियों ने बदल दिया है। यहाँ के दुकानदारों की शिकायत है कि हर चुनाव में नेताजी यहाँ आते हैं, सुधार के लिए लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन यहाँ के हालात वही ढाक के 3 बात जैसे ही रहते हैं। लोगों का मिजाज जानने के बाद हम पहुंच गए हैं मीना बाजार में। मीना बाजार जो आज के आधुनिक भारत में जो मॉल का कल्चर है उसमें इसको गॉड फादर आप कह सकते हैं। गॉड फादर इसलिए क्योंकि इस मॉल में इतनी सारी दुकानें हैं एक साथ में। आप बताइए कि इसको गॉड फादर मॉल का जो कल्चर है, कहते हैं पटना से लेकर दिल्ली तक जो मॉल है, ये तो मॉल का एक तरह से दादा कह दे, गॉड फादर का बाजार तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। 100 साल पहले का इतिहास। 100 से ज्यादा साल हो गया। बेतिया क्या खासियत है इस मीना बाजार? बेतिया राजा हरिंद्र किशोर का बनवाया हुआ, उसी का दिया हुआ ये बाजार है। लेकिन इस बाजार, इतना अच्छा बाजार होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन की नजर नहीं है कि सफाई किया जा सके, जाम लगता है, वो सब कुछ किया जा सके। इस मीना बाजार में कितनी दुकानें होंगी? 2000 समथिंग। समझिए 2000 दुकानों वाला ये मॉल है। गॉड फादर कहते हैं इसको मीना बाजार। लेकिन तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। बहुत तकलीफें हैं, बहुत। रास्ता जाम, ये रोड देखिए, ये जाम, कचरा रहता है। बार बार मैं प्रशासन को कहता हूं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पश्चिम चंपारण की व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है मीना बाजार। हर दिन यहाँ से लाखों का कारोबार होता है। अमीर और गरीब, जनता और जनप्रतिनिधि सभी आते हैं, लेकिन यहाँ बीते 5 सालों में कोई विकास नजर नहीं आ रहा। पीएम मोदी का स्वच्छ भारत अभियान यहाँ दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये हाल तब है जब इस इलाके में बीजेपी का दबदबा है। सांसद और 4 विधायक यहाँ से बीजेपी के ही हैं। दूर तक आप देखिए तो दोनों तरफ दुकानें हैं और इसको लोग सुपर मॉल कह सकते हैं। सुपर मॉल से ज्यादा गॉडफादर इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, 100 साल से ज्यादा का समय बीत गया और ये देखिए कितना बड़ा ये मार्केट है। मीना बाजार इसको कहते हैं। लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो संघ के लोग हैं, वो बताते हैं कि इस मॉल इतना पुराना होने के बाद भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पश्चिम चंपारण का विस्तार उत्तर में नेपाल तक तथा दक्षिण में गोपालगंज और पश्चिम में इसकी सीमा यूपी से लगती है। गंडक और सिकरहना नदियों के पास होने से इस इलाके की मिट्टी बेहद उपजाऊ है। धान गेहूं के अलावा यहाँ गन्ना की खेती होती है। यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन खेती ही है। इस इलाके को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में
महागठबंधन की लहर में भी यहाँ 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि न सांसद ने क्षेत्र के विकास की कोशिश की, न विधायक ने ध्यान दिया। संसद के ये रोड जोन बा एकदम रद्दी बा, आ कबो उनका फुर्सते नहीं के जे के देखो चाहे चलो, उनका अपने काम से फुर्सत नहीं के। रउआ ना कहीं कि तनिया के रउआ देख ली रोडवा पर जाके उ कहाँ सुनियन, हमनी के सुनियन, हमनी के ना सुनियन। रउआ सुनता ही तेरा इलेक्शन के टाइम में आइल बा, तब आइल बनी। मोदी के नाम पर ना वोट दिया जाए तो उनका नाम पर वोट दिया जाये, बस उनके नाम पर वोट चाहिए मिली। हाँ, मोदी के नाम पर वोट दे सकता आदमी, दूसरे के नाम पर नहीं के वोट दे सकत। जब दी तब मोदी के नाम पर। ये तो हम लोग का किस्मत खराब है कि धरती पर हमारे यहाँ सांसद और विधायक जो शुरू से अंत हम लोग निवासी यही का है, कुछ नहीं हुआ शुरू से अंत। चंपारण की सांसद तो कोई विकास नहीं किए हैं, उन्हें चाहिए तो विकास कोई नहीं किए हैं, है ना, अपने पर ध्यान के वो रखते हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच गई है, लेकिन सड़कें अब भी वैसी नहीं बन पाई जैसा राज्य के दूसरे हिस्सों में है। शहर में जाम की समस्या आम है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदतर हाल में हैं। सबसे बुरा हाल गंडक के विस्थापितों का है। आज भी ये भगवान भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, पश्चिम चंपारण क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र गंडक दियारा का होता है और उसमें बाढ़ प्रभावित लोग ज़्यादा हैं और विस्थापितों की समस्या शुरू से रही और आज भी है और उस पर कुछ काम हुआ, लेकिन पूर्ण रूप में काम हुआ नहीं है। यह यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ सरकार ने वायदा किया और उस दिशा में कुछ काम भी हुए, लेकिन काम मास स्तर पर नहीं हुए। अभी बड़ी आबादी जो है उससे वंचित है और अच्छी खासे आबादी वंचित है उससे, जहां लोग अभी भी वह प्रशासन और सरकार के चक्कर लगा रहे हैं। गंडक नदी हर साल बरसात में तबाही मचाती है। नदी के किनारे बसे गांव के लोग हर बार विस्थापित होते हैं। इनका पूरा जीवन उजड़ने और बसने में खत्म हो जाता है। अभी हजारों परिवार जहां तहां शरण लिए हुए हैं। सड़क और नहर के किनारे झोपड़ी और तंबू में जिंदगी कट रही है। खाना बदोश की तरह जिंदगी जी रहे विस्थापितों का कहना है कि चुनाव के दौरान सब उनके पास आते हैं, लेकिन फिर 5 साल कोई याद नहीं करता। कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे विस्थापितों को लेकर है और पर्चा वाले को लेकर है। तो विस्थापित लोग हैं, उनके गांव जो सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है वहां पहुंचे हैं, जो बाढ़ से हमेशा कटाव और उनकी घर जो है तबाह हो जाती हैं। तो उन लोगों का दर्द जानते हैं। ये बताइए कि आप लोग हमेशा बाढ़ से तबाही होती है, आप लोग का घर तहस नहस हो जाता है, सरकार क्या 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 करती है? आप लोग के लिए मदद कुछ करती है? काफी मदद नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता है मदद, कोनो मदद नहीं, कुछ नहीं होता है मदद। ऐसे बोलते हैं मदद करेंगे, मदद नहीं मिलता है ना। क्या नेताजी आते हैं, सांसद आते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? वे बोलते हैं जब इलेक्शन के समय में बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर दे देंगे, कुछ नहीं देते हैं, ऐसे झूठ बोलकर चले जाते हैं। और बाढ़ से पूरा आप लोग का खत्म हो जाता है, फिर आप लोग बांध पे रहते हैं? हाँ, बांध पर रहते हैं ना। पानी अपना अपना घर में हमने के ढुक जाला, कुछ ना हमने के मिलेला, ना जाने नहीं सुन हमने के बांध पर ही सही, बारिश हो कुछ भी हो हमने के कुछ ना मिलेला सरकार हमने के बांध हमने पर पानी घुस जाए तो कहाँ रह जाए। नेताजी कुछ ना कहला ना, कुछ सांसद विधायक कोई ना आवेला, अपना काम खा लिया वाला लोग। कब आते हैं लोग, नेताजी लोग? ये अपना समय वोट का समय आते हैं। अच्छा, यहाँ के विस्थापित कह रहे हैं कि वो कुदरत और सरकार के बीच फंस के रह गए हैं। विस्थापितों का ये बयान बताने के लिए काफी है कि वो किन हालात में जी रहे हैं। वहाँ कटाव हुआ बैजुआ में, तो इन लोगों को न रहने का घर था, न खाने का अन्न था। लोगों ने भाग के आके नहर के किनारे आके बसा। और जब नेताजी लोग आता है तो कहता है जो हम गरीबों के बसने के जगह देंगे और जगह देंगे गरमजरुआ जमीन में, चाहे सरकार का जो जमीन होगा हम बसाएंगे। और यहाँ जब सरकारी लोग आता है तब कहता है जो नहर का जगह खाली करो, नहर का जगह खाली करो। ये बताइए जो ये लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? लंबे समय से विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे लोग भी इनके इस हाल के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों को दोषी मानते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी विस्थापन और पुनर्वास चुनावी मुद्दा बनेगा। अगर नेताजी इनके पास वोट की अपील करने जाएंगे तो विस्थापितों के सवालों का जवाब देना होगा। 70,000 वोटर
अगर एक अनुमान के तौर पे अनुमानित कहा जाए, 70,000 वोटर्स वोट करते हैं केवल इस मकसद से कि जो उनका वाजिब हक है, हक यानी रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा किसी तरीके से इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जो मकान, जो तबाही में सब कुछ खत्म हो जाता है, उस मकान के लिए सरकार और जो यहाँ पे नेता चुनकर सांसद बनते हैं, इनके वोट से बनते हैं। और ये जब अपना हक मांगने जाते हैं तो फिर ये कह दिया जाता है कि कुछ समय बाद हम ये कर देंगे। चुनाव के पहले बहुत लंबे लंबे वायदे होते हैं। 3 दशक गुजर गया, लेकिन इन विस्थापितों, इन पर्चाधारियों को उनका हक नहीं मिला। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के पश्चिम चंपारण जिले में गन्ना किसानों की समस्याएं हैं। युवाओं के लिए बेहतर शिक्षण संस्थानों की कमी है, रोजगार के साधन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, बाढ़ और विस्थापन भी एक बड़ा मुद्दा है जो 2019 के चुनाव 2008 में हुए परिसीमन के बाद बेतिया के स्थान पर पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का नाम हो गया। पश्चिम चंपारण संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो इस संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक सीट आरजेडी और कांग्रेस के हाथ आई। जानकार इस इलाके को बीजेपी का गढ़ बताते हैं। तो यहाँ 9 विधानसभा हैं, जिसमें 6 विधानसभा बीजेपी के एमएलए हैं और एक निर्दलीय भी हुए, वो भी जाकर बीजेपी में मिल गए। तो एक तरह से उसको गढ़ माना जाएगा। जो हारे भी वो बहुत कम वोट से हारे। परिसीमन के बाद 2009 और 2014 के चुनाव में बीजेपी के संजय जायसवाल ने इस सीट से जीत हासिल की। डॉक्टर संजय जायसवाल के पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2014 के चुनाव में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू उम्मीदवार प्रकाश झा को हराया था। डॉक्टर संजय जायसवाल को 3,71,232 वोट मिले थे, जबकि प्रकाश झा को 2,60,978 वोट हासिल हुए थे। वहीं तीसरे स्थान पर रखे आरजेडी के रघुनाथ झा को 1,21,800 वोट मिले। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर इलाके के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। यह सही है कि बहुत लोगों से नहीं मिलते हैं, क्षेत्र में भी कभी कभार जाते भी हैं, लेकिन यह सारा विकास का मुद्दा तब धरा का धरा रह जाता है जब चुनाव के कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है और उस समय जो है मजबूरन लोगों को वोट देना पड़ता है और इनको लोग जिता देते हैं। जाति धर्म हावी हो जाता है। आप मानते हैं कि देश में जो सरकार चल रही है वो काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार मोदी जी तो कुछ काम किए हैं, यानी मोदी जी के नाम पर आपका एकदम ठीक है कि उनको वोट देना है, लेकिन सांसद जी बदलने चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमडी का कोर्स किया है। संसदीय कार्यवाही में भी डॉक्टर संजय जायसवाल काफी सक्रिय रहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति और पुडुचेरी की गवर्निंग कमेटी के भी सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा एम्स गवर्निंग बॉडी पटना और केंद्र की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सदस्य भी हैं। इन्होंने अपने सांसद निधि का 97% पैसा खर्च किया है, 102 बहसों में हिस्सा लिया और 336 सवाल पूछे। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर 7 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए हैं। इस बार जेडीयू के साथ आने से बीजेपी मजबूत दिख रही है। हालांकि स्थानीय लोगों में सांसद को लेकर नाराजगी भी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2019 में यहां 20 कौन साबित होता है।